क्या दोस्तों आपको पता है COP26 कहाँ आयोजित होगा? हाल ही में उड़ान दिवस कब मनाया गया? कोरोना महामारी के खिलाफ राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान हमारे भारत देश की सरकार ने कब शुरू किया था? हाल ही में हमने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। तो क्या आपको पता है कि हमारे भारत देश की सरकार ने कोरोना महामारी के खिलाफ राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान कब शुरू किया था? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 23 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में उड़ान दिवस कब मनाया गया? सबसे पहले तो उड़ान का फुल फॉर्म क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। उड़ान का पूर्ण स्वरूप है उड़े देश का आम नागरिक, और हाल ही में उड़ान दिवस मनाया गया है 21 अक्टूबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस मनाया गया। भारत सरकार ने योजना में योगदान के मद्देनजर 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस घोषित किया है। इसी दिन यानी कि 21 अक्टूबर के दिन इस योजना से संबंधित दस्तावेज पहली बार जारी किए गए थे, इसीलिए 21 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर यानी कि उड़ान दिवस से पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत उत्तर पूर्वी भारत की हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार करते हुए 6 मार्गों को हरी झंडी दिखाई है, और हाल ही में 6 नए मार्गों को हरी झंडी दिखाई है। और उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान योजना को 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में शुरू किया गया था। दोस्तों यह वर्ष भी याद रख लो कि उड़ान योजना को कब लॉन्च किया गया है, साल 2016 में। उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। तो याद रखो दोस्तों, उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय विमानन बाजार का विकास करना, छोटे शहरों में भी आम आदमी को क्षेत्रीय मार्गों पर किफायती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने हेतु उड़ान योजना को लॉन्च किया गया है 2016 में, और 21 अक्टूबर को मनाया जाता है उड़ान दिवस। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कोविड महामारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान कब शुरू हुआ? सबसे पहले तो हमारे सभी मेडिकल स्टाफ को एक तो सैल्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि कोविड-19 के वैक्सीनेशन में हमारे भारत देश ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इनमें से 30 करोड़ को 2 डोज भी दी गई है और 70 करोड़ को 1 डोज दी जा चुकी है, और यह बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। इसीलिए करंट अफेयर में मैंने यह क्वेश्चन सेट किया है, कोविड महामारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान कब शुरू हुआ? 16 जनवरी, इसी साल 16 जनवरी 2021 को राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चरणबद्ध तरीके से शुरू हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 16 जनवरी। और पूरी घटनाक्रम को मैं आपके सामने पेश करता हूं। तो देखो, कोविड महामारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान इसी वर्ष यानी कि 2021 में 16 जनवरी को शुरू हुआ। पहले चरण में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को टीका लगाया गया। इसके बाद 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को टीका लगाने का काम शुरू हुआ, और बाद में पहली मार्च आई। पहली मार्च से 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीका लगाया गया। इसके अगले चरण में 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने की शुरुआत हुई, और सरकार ने
टीकाकरण अभियान का विस्तार का फैसला किया और 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने का काम शुरू हुआ और आज देश ने 100 करोड़ टीका लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। और दोस्तों, पूरे विश्व में हमने एक इतिहास रच दिया है। तो कोविड-19 के खिलाफ जो टीकाकरण अभियान हमारे देश में चलाया गया वो आपने याद रख लिया है कि 16 जनवरी को राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू हुआ और बाद में चरणबद्ध तरीके से दोस्तों 2 फरवरी में अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को टीका लगाने का काम शुरू हुआ। बाद में 1 मार्च को 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को टीकाकरण किया गया और अगले चरण में 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण किया गया और सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण लगाने का काम शुरू किया। दोस्तों, यह पूरे घटनाक्रम के तहत हमें यह सभी जो तारीख है वो याद रख लेनी चाहिए। ओके, तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही गीता गोपीनाथ कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं। मैंने कई बार आपको करंट अफेयर में गीता गोपीनाथ के बारे में बताया है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की प्रमुख अर्थशास्त्री वो अब सेवानिवृत्त होने जा रही है, इसीलिए करंट अफेयर में आई है। यानी कि गीता गोपीनाथ एक जानी मानी अर्थशास्त्री है और भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है गीता गोपीनाथ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्थशास्त्री। एक हालिया घोषणा के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अपने 3 वर्षीय कार्यकाल के बाद जनवरी 2022 में सेवा मुक्त हो रही है और भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर के रूप में अपना कार्य पुनः शुरू करेंगे। और गीता गोपीनाथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री और रघुराम राजन के बाद यह प्रतिष्ठित पद संभालने वाली दूसरी भारतीय थी। दोस्तों, यहाँ 2 फैक्ट याद रख लेने चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री कौन, तो हमारा आंसर होना चाहिए गीता गोपीनाथ। और हमारे आरबीआई के गवर्नर रह चुके रघुराम राजन भी इस पद को संभाल चुके हैं और गीता गोपीनाथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की 11वीं मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी। और वर्ष 1945 में स्थापित इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड विश्व के 190 देशों द्वारा शासित है तथा यह अपने निर्णयों के लिए इन देशों के प्रति उत्तरदायी है। और भारत 27 दिसंबर 1945 को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में शामिल हुआ था। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना। दोस्तों, यह सारे फैक्टर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से जुड़े हुए हैं, वो याद रख लेने चाहिए कि स्थापना 1945 में, भारत सदस्य बना है 27 दिसंबर 1945 को। और उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना। ओके, चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर कोरिया। और उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता का नाम क्या है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु हथियारों का परीक्षण न करने संबंधी प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन फिर भी परीक्षण किया गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यह उत्तर कोरिया की कैपिटल का नाम क्या है, करेंसी का नाम क्या है और तानाशाह के यह नेता का नाम क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पांचवा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना कहां लॉन्च की गई? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में लॉन्च की गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले तो शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश मंत्री परिषद ने गरीब आदिवासी परिवारों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना निर्वाचन आचार संहिता वाले जिलों को छोड़कर शेष जिलों के आदिवासी विकास खंडों में नवंबर 2021 से लागू की जाएगी। और योजना के तहत
16 जिलों के 74 विकास खंडों के 7,511 गांवों के आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा और गांवों में वाहन के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। गांवों में वितरण हेतु प्रत्येक माह में एक विशिष्ट दिवस का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। तो याद रखो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लॉन्च की है। छठा क्वेश्चन, DAP के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों, DAP के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसी पैटर्न के क्वेश्चन क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं और हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, तो DAP यह एक उर्वरक का नाम है, तो उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो यहां हमें पता लगाना है। दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। DAP का पूर्ण स्वरूप डाई अमोनियम फॉस्फेट है। आपने कहीं साइंस में पढ़ा होगा कि DAP का पूर्ण स्वरूप डाई अमोनियम फॉस्फेट है, बिल्कुल सही बात। और DAP यूरिया के बाद भारत में दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां सही ऑप्शन बन जाता है 1 और 2, दोनों सेंटेंस सही है। और यह DAP वाला क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक सहित कई राज्यों के किसान रबी मौसम से पहले मुख्य रूप से डाई अमोनियम फॉस्फेट की कमी यानी कि DAP के उर्वरकों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। कौन कौन से राज्य? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं कर्नाटक। और इससे पहले सरकार ने डाई अमोनियम फॉस्फेट की कमी यानी कि DAP उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर 140% कर दी थी। और यहां हमने जिक्र किया है DAP का। तो DAP के बारे में मैं आपको बताऊं, DAP यूरिया के बाद भारत में दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। क्या? DAP हमारे भारत देश में यूरिया के बाद दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। और DAP में 46% फास्फोरस, 18% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो किसानों के लिए फास्फोरस का एक पसंदीदा स्रोत है। क्या? DAP किसानों के लिए फास्फोरस का पसंदीदा स्रोत है। सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समुद्र दक्षिण, पूर्व और उत्तर में पोंटिक, काकेशस तथा क्रीमियन पहाड़ों से घिरा हुआ है? हाल ही में सुर्खियों में आया ब्लैक सी यानी कि काला सागर दक्षिण, पूर्व और उत्तर में पोंटिक, काकेशस तथा क्रीमियन पहाड़ों से घिरा हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्लैक सी। और मैप में आप देख सकते हैं यह है ब्लैक सी। और ब्लैक सी करंट अफेयर में क्यों आया? रूस की वजह से करंट अफेयर में आया है। देखो, हाल ही में अमेरिकी रक्षा सचिव ने रूस द्वारा काला सागर के सैन्यीकरण के समय नाटो सदस्यों से अधिक मित्रवत रक्षा सहयोग का आग्रह किया है। और यह आग्रह नाटो मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आया है, इसलिए एक बार फिर से करंट अफेयर में आया है यह ब्लैक सी। और काला सागर की भौगोलिक स्थिति के बारे में मैं आपको बताऊं तो खास तौर पर क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में वर्ल्ड जियोग्राफी में यह ब्लैक सी के बारे में क्वेश्चन सेट किया जा सकता है करंट अफेयर को लेकर। काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। कहां पर? काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। और यह क्रमशः दक्षिण, पूर्व और उत्तर में पोंटिक, काकेशस तथा क्रीमियन पहाड़ों से घिरा हुआ है। और काला सागर भी कर्च जल डमरू मध्य द्वारा आवोज सागर से जुड़ा हुआ है। क्या? यह काला सागर भी कर्च जल डमरू के मध्य द्वारा आवाज सागर से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यह भी याद रख लो। और आगे मैं आपको बताऊं तो काला सागर के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। और काला सागर के जल में ऑक्सीजन की भारी कमी है। क्या? काला सागर के जल में ऑक्सीजन की भारी कमी है, यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। आठवां क्वेश्चन, COP26 कहां आयोजित होगा? आने वाले 31 अक्टूबर को यह COP26 का आयोजन होने वाला है ब्रिटेन के ग्लासगो में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्लासगो। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ब्रिटेन के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, शॉर्ट में बोले तो COP26 में हिस्सा लेंगे। और यह अंतरराष्ट्रीय बैठक 31 अक्टूबर से शुरू होगी
और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। दोस्तों कॉप 26 एक पर्यावरणीय सम्मेलन है, तो यहां हमें याद रख लेना चाहिए कि हमारे भारत देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। और हमारे देश के प्रधानमंत्री दोस्तों ग्लासगो सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं, यानी कि कॉप 26 में हिस्सा लेने जाएंगे। कहां पर? ब्रिटेन के ग्लासगो में। और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जक है। दोस्तों जब यह पर्यावरणीय सम्मेलन है तो यहाँ पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जक है। और यह बात तो मैंने आपको कल ही बताई थी कि भारत 2030 तक हरित ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 450 गीगावाट करने की ओर बढ़ रहा है। और देश में 100 गीगावाट से ज्यादा नवीनीकृत ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है। क्या हमारे भारत देश में 100 गीगावाट से ज्यादा नवीनीकृत ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है? नवा क्वेश्चन, हाल ही में जिओरिसा मॉस्मोइनेंसिस नामक एक सूक्ष्म घेंघे की प्रजाति की खोज कहां की गई है? इमेज में आप देख सकते हैं। हाल ही में यह जिओरिसा मॉस्मोइनेंसिस नामक एक सूक्ष्म घेंघे की प्रजाति की खोज मेघालय राज्य में की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेघालय राज्य। हाल ही में मेघालय के मौसमी गुफा में जिओरिसा मॉस्मोइनेंसिस नामक एक सूक्ष्म घेंघे की प्रजाति की खोज की गई है। दोस्तों नाम थोड़े डिफिकल्ट है कि मेघालय में स्थित है यह मौसमी गुफा, और मौसमी गुफा में जिओरिसा मॉस्मोइनेंसिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है। और मौसमी गुफा के बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो इमेज में देखिए, यह है मौसमी गुफा। किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में। और यह मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में चेरापूंजी सोहरा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर मौसमी के छोटे से गांव में स्थित है। और खासी भाषा में मौसमी शब्द का अर्थ ऑथ स्टोन होता है। खासी लोग गुफा के लिए स्थानीय शब्द क्रैम का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी की दृष्टि से पूछ लिया जा सकता है कि हाल ही में सुर्खियों में आई यह मौसमी गुफा किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में। और लोकेशन आपने याद रख लिया कि मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में चेरापूंजी सोहरा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर यह गुफा स्थित है। और खासी भाषा में मौसमी शब्द का अर्थ ऑथस्टोन होता है। और खासी लोग गुफा के लिए स्थानीय शब्द क्रैम का इस्तेमाल करते हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में बंदुला वर्णपुरा का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज आप देख सकते हैं। पहनावे से साफ पता चल जाता है कि यह एक क्रिकेटर थे। क्या? क्रिकेटर। यानी कि बंदुला वर्णपुरा एक जाने माने क्रिकेटर जिसका हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिकेटर। किस देश के क्रिकेटर थे? श्रीलंका के। श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान। क्या? श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान बंदुला वर्णपुरा का संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे। और बंदुला वर्णपुरा के बारे में मैं आपको बताऊं तो दाएं हाथ के बल्लेबाज बंदुला वर्णपुरा ने 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका के पहले टेस्ट के दौरान कप्तानी की और 3 टेस्ट खेले, जिसमें कुल मिलाकर 12 की औसत से 96 रन बनाए। और उन्होंने 12 एक दिवसीय मैच भी खेले जिसमें उन्होंने 15 की औसत से 180 रन बनाए थे। यानी कि बंदुला वर्णपुरा एक जाने माने क्रिकेटर, और साथ साथ याद रख लो कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान थे, इसलिए याद रख लेना है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? इमेज में आप देख सकते हैं। हाल ही में पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण दक्षिण कोरिया ने किया। अरे भाई साहब, उत्तर कोरिया की बात तो कर ली अगले क्वेश्चन में, अब करंट अफेयर में आया है दक्षिण कोरिया। तो पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किया और यह पेलोड स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम से बना ब्लॉक है। क्या? यह पेलोड स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम से बना ब्लॉक है। और इस प्रक्षेपण की निगरानी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन कर रहे थे। तो यहाँ एक और फैक्ट पता चल गया कि दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन। और देश 2030 तक
चंद्रमा पर एक यान भेजने की योजना भी बना रहा है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रमुख शोध संस्थानों के साथ मिलकर वर्ष 2021 के लिए उत्पादन अंतराल रिपोर्ट किसने जारी की? दोस्तों, हाल ही में कुछ प्रमुख शोध संस्थानों के साथ मिलकर वर्ष 2021 के लिए यह उत्पादन अंतराल रिपोर्ट यूएनईपी ने जारी की, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूएनईपी। हाल ही में प्रमुख शोध संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी द्वारा वर्ष 2021 के लिए उत्पादन अंतराल रिपोर्ट जारी की गई। और यूएनईपी की कुछ प्रमुख रिपोर्ट्स की बात करें तो एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, मेकिंग पीस विद नेचर, यह सारी रिपोर्ट प्रकाशित करता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और 2019 में पहली बार लॉन्च की गई उत्पादन अंतराल रिपोर्ट सरकारों द्वारा नियोजित जीवाश्म ईंधन उत्पादन और वैश्विक उत्पादन स्तरों के बीच विसंगति को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के अनुरूप है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा किसने की है? हाल ही में अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा इक्वाडोर देश ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इक्वाडोर। और इक्वाडोर के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? गुइलेर्मो लासो। इमेज में आप देख सकते हैं, गुइलेर्मो लासो ने हिंसक ड्रग अपराधियों में वृद्धि के कारण दक्षिण अमेरिकी देश बोले तो इक्वाडोर में 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है। कितने दिनों तक? 60 दिनों तक आपातकाल की घोषणा की गई है। और राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने मादक पदार्थों की तस्करी और खपत को हत्याओं, घरेलू चोरी, वाहनों और सामानों की चोरी और तस्करी में वृद्धि के पीछे मुख्य चालकों के रूप में इंगित किया है। और जब जिक्र किया है इक्वाडोर का, तो इक्वाडोर की कैपिटल का नाम क्या है? क्विटो। इक्वाडोर की करेंसी का नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यूएस डॉलर इक्वाडोर की करेंसी है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कर्टिस केम्फर निम्न में से किस देश के तेज गेंदबाज है? हाल ही में 4 गेंद में 4 विकेट लेने वाले एक तेज गेंदबाज, नाम है कर्टिस केम्फर, वो आयरलैंड के तेज गेंदबाज है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आयरलैंड। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है, लेकिन कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है भावना तड़वी, भावेश पगे, उदिया निर्मल, दामा छगन, रेखा नीनामा, पटेल उर्वशी, वैशाली राठवा, राकेश गामित। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है अलका मौर्य, निशांत शाह, जल्पा परमार, HR हंसा, सर्वेश कुमार, मनीषा सरवैया, FA कुरैशी, योगेश वंजारा। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है हर्ष एस क्लब, आदित्य कुमार, ड्रीम वर्दी, सतिंदर निर्मल, वीरेंद्र सोलंकी, कुरिया माधवी, दीपक परमार और अभीश कुमार। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ड्रीम वर्दी नामक हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर आप NCERT का वीडियो कब स्टार्ट करने जा रहे हैं? तो कमेंट का रिप्लाई हमने कर दिया है। हो सके तो दोस्तों दीपावली के 5 दिन बाद हम NCERT वीडियो की सीरीज स्टार्ट करेंगे और करंट अफेयर वीडियो स्टॉप करने वाले हैं। ओके, चलिए आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।